हेलो बच्चों, कैसे सब बढ़िया होंगे। आज बात करते हैं 10th में चैप्टर है तरंग प्रकाशिकी में हाइगेन के सिद्धांत के द्वारा अपवर्तन के नियम की व्याख्या। तो हाइगेन एक साइंटिस्ट था, उन्होंने तरंग की खोज की थी। तरंग, न्यूटन ने क्या कहा था कि तरंग है वो कणिकाएं के रूप में संचरित करता है। सबसे ज्यादा प्रकाश की जो चाल होती है वो विरल माध्यम और संघन माध्यम में, उन्होंने अलग अलग नियम दिया था। और हाइजेन ने कहा कि तरंग के रूप में प्रकाश होती है और ये अनुदैर्घ्य प्रकार की होती है। और प्लांक ने कहा कि यह तरंग अनुप्रस्थ प्रकार की होती है। तो इसी तरह से अपवर्तन के नियम की व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, डायग्राम बनाते हैं हाइगेन के सिद्धांत के द्वारा अपवर्तन नियम की व्याख्या। तो सबसे पहले क्या है, एक सतह लेते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, ये सतह है, ये सतह है एक्स और वाई। इस सतह पे क्या है, एक किरण लेते हैं ऐसे। थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, मैं थोड़ा सा ट्रायल करके समझा देता हूँ, मैं दोबारा बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कि ये आपकी किरण है, इस किरण पे एक अभिलंब ले लिया और ये किरण क्या करेगी, विरल माध्यम है, ये आप विरल माध्यम ले लीजिए वन, और ये संगन माध्यम ले लीजिए संगन माध्यम 2। यहाँ से प्रकाश की चाल c1t है, यहाँ प्रकाश की चाल c2t। अब यह विलंब की तरफ क्या करती है, झुक जाती है। ठीक है, ये जो आपका कोण है यह कोण हो जाएगा I। इसी प्रकार एक दूसरी किरण ले लीजिए और यहाँ से जो अभिलंब है वो नीचे की तरफ आ जाएगा और यह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। यह कोण की एक रेखा यहाँ से मैच कर दीजिए और यह कोण यहाँ मैच कर दीजिए। तो यह रेखा है A और ये हो जाएगा A', ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा बच्चों B'। तो यह कोण क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, अब एक जब कोई प्रकाश की किरण एक्स और वाई एक सतह है, तो यह विरल माध्यम से जब संगन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपने अभिलंब की तरफ झुक जाती है, अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो ये क्या होता है कि ये जो किरण आ रही है, यह किरण ए से टकराने के बाद जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है और यहाँ का झुकाव है वो अभिलंब की तरफ चला जाता है। इसी प्रकार से ये दूसरी किरण है, जब ये टकराती है सतह से एक्स वाई, एक धरातल सतह है, धरातल सतह विरल माध्यम से संगन माध्यम में चलती है, तो ये क्या होती है, अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है और विलंब की तरफ झुक जाती है। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये आपका पार्ट हो गया। अब इसमें यह देखना है आपको कि मैं लॉजिक बता रहा हूं। एक्स वाई एक धरातल सतह है, माना एक धरातल सतह है, ए डैश उभयनिष्ठ रेखा है, यह उभयनिष्ठ बिंदु है। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण आई, आपतन कोण, यह आपतित किरण है, यह धरातल से टकराने के बाद जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं तो इसके जो वेग है क्रमशः प्रकाश का वेग v1 v2 हो जाता है। प्रकाश की चाल c1 व c2 है। अब अपवर्तन के नियम से व्याख्या ज्ञात करते हैं। अब त्रिभुज देखते हैं। अपवर्तन के नियम से त्रिभुज ए बी ए डैश, एक तो ये पार्ट आ जाएगा, त्रिभुज ए डैश ए डबल डैश बी डैश, या ए बी ए डैश, तो यह ऐसे मान लीजिए।
ठीक है। अब स्नेल के नियम से आपको मान ज्ञात करना है, तो यहां से क्या ज्ञात करते हैं, साइन पाई। ध्यान से देखो, ए बी ए, आई का जो मान है साइन आई, तो ये क्या हो जाता है बच्चों, ये थीटा कोण हो जाता है, तो ये भी आर, ये भी क्या हो जाएगा आई। ध्यान से देखो आप, इसकी जगह आपको मान रखना है, u1 की जगह साइन आई, तो क्या माना जाएगा, ए बी, ए डैश बी डैश, ए डैश बी, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका कर्ण हो जाएगा। ध्यान से देखिए आप, देखिए बच्चों, ये साइन आई का मान जब लेते हैं ट्रायग्राम से, तो क्या हो जाता है, आई आपतन कोण के सामने वाले पर जलम है, तो यह तो लिख सकते हो बी ए डैश, अगर आप ऐसे लिखो तो ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है बच्चों, बी ए डैश, ये आपका हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार, तो ये हो जाएगा ए डैश। इसी प्रकार साइन आर, ये आर का मान है, इसमें क्या याद करते हैं, आर के सामने वाले बचा ए डैश बी डैश, और ये आधार बेस क्या हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा, ए डैश, स्नेल के नियम से। साइन आई साइन आर क्या क्या है, देखिए बच्चों, साइन आई की जगह मान क्या है, बी ए डैश, नीचे क्या है, ए डैश। साइन आर का मान क्या है, ए डैश बी डैश इंटू ए डैश, ये समीकरण ये कैंसिल हो गई, म्यू बराबर साइन आई इंटू साइन आर, ये C1t इंटू C2t, ये t से t कैंसिल, C1/C2, तो u बराबर साइन आई इंटू साइन आर C1/C2, ये आपका स्नेल के नियम से माना गया। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। ध्यान से देखो बच्चों कि कह रहा है कि यहाँ से जो ए बी का जो मान है ए डैश बी डैश, वो तो जाएगा C1t, और ये जो मान है वो जाएगा C2t। इनमें जो प्रकाश की चाल है वो समान समय पे प्रकाश की चाल C1 है, यहाँ समान समय में प्रकाश की चाल C2 है। इन दोनों का मान आप साइन आई और साइन आर में रखेंगे, t से t समान है, कैंसिल हो जाएंगे, C1/C2 रह जाएगा। ये आपके सामने मान आ रहा है। अब इस मान को अपवर्तनांक के माध्यम से ज्ञात करेंगे। अपवर्तनांक के माध्यम से क्या ये मान सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसकी आप सत्यापन जानकारी करते हैं। तो मैं सबसे पहले बच्चों यहाँ नीचे लिख रहा हूँ अपवर्तनांक, यहाँ से लिख देता हूँ, म्यू बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, C0 C1, यह तो हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल, और ये हो जाएगा माध्य में प्रकाश की चाल, उनमें प्रकाश की चाल। यह समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार ये 1 का है, अब ज्ञात करेंगे U2 का, तो C0 C2, ये हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल, और यह जाएगा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। अब समीकरण नंबर 2 3 में 2 का भाग देंगे तो यह जाएगा U2/U1, तो U2 वाला जाएगा C0 C2 गुणा C0 इंटू C1, C0 से C0 कैंसिल, तो C1/C2, तो ये आपका फॉर्मूला जाएगा U2/U1 C1/C2। ये समीकरण नंबर हो जाएगी 4। अब आप देखिए ध्यान से
ये मान और ये मान क्या आपस में बराबर नहीं आ रहे? इसका मतलब ये होता है कि हाइगेन के सिद्धांत के अनुसार यह अपवर्तन नियम की व्याख्या करता है। इस आधार पे आप इसका स्पष्टीकरण ज्ञात कर सकते हो। ये इनका मेन एडवांटेज है। था कुछ नहीं, मैं आपको दोबारा एक एक लाइन बारीकी से समझा देता हूँ। थोड़ा सा अगर आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो क्लियर हो जाएंगे। क्या करना है सबसे पहले बच्चों, अपवर्तन को तो नियम देखा ना आपने, मैं यही समझा देता हूँ। देखो अपवर्तन और परावर्तन में क्या होता है कि परावर्तन में तो एक माध्यम से आती है प्रकाश की किरण और उसी माध्यम में लौट जाती है, यह किरण तो हो जाती है परावर्तन। ठीक है बच्चों, और इसमें विलंब भी होता है। ठीक है, अब कह रहे अपवर्तन में जो ये परावर्तन किरण है ना, ये किरण क्या होती है कि ये जब माध्यम 1 से जब माध्यम 2 में प्रवेश करती है, जैसे जल है, तो ये क्या है इस तरह से जानी चाहिए, बट ये ऐसे नहीं जाती है, ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है। इसका झुकाव कोण है ना वो इधर हो जाता है। ये कोण जैसे आई है तो ये आर हो जाता है। इसका मतलब ये अपने मूल रास्ते से विचलित हो जाती है, अपना मूल रास्ते से भटक जाती है या अपने रास्ते को छोड़ पाती है, और ये अभिलंब है इसकी तरफ ये झुकाव कर लेती है। इसी घटना का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। अब आप लागू करते हैं यहां। अब एक किरण है बच्चों, देखो यह किरण आपकी यहां जानी चाहिए, बट ये अभिलंब की तरफ झुक रही है। दूसरी किरण भी यही है, वो भी इधर जानी चाहिए, वो भी अभिलंब की तरफ झुक रही है। यह जो कोण है आई है और यह कोण है आर, यह माध्यम 1 में है और यह माध्यम 2 में है। तो माध्यम विरल माध्यम है और यह संगन माध्यम है। इनकी प्रकाश की चाल है C1t और इधर है C2t। अब अपन सीधा सा फंडामेंटल ज्ञात करते हैं, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम कहता है प्रकाश का अपवर्तांक म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई का मतलब होता है आपतन कोण से एंगल ज्ञात करना है। साइन आर का मतलब होता है आपको स्नेल के नियम से अपवर्तन का कोण ज्ञात करना है। तो आपका जो त्रिभुज है वो ए बी ए डैश, ये एक त्रिभुज बन गया। जैसे दोबारा मैं बता रहा हूं आपको बच्चों, ये आपका त्रिभुज बन गया ऐसे। इसमें आई के सामने वाले भुजा है वो बी डॉट ए, यह तो हो गई लंब, ये हो गया लंब। इसके ऊपर मैं मान भी रख देता हूं तो आपको दिक्कत नहीं हो। C1t इंटू ए डैश, ये आपका हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा करण। और ये ए बी ए डैश एक्स वाई तल की उभयनिष्ठ भुजा है। इस कोण के लिए भी एक करण है, इसके लिए भी एक करण है, तो इसका मतलब ये एक उभयनिष्ठ भुजा भी है। और एक्स वाई क्या है, एक सतह है जो दो भागों में विभाजित करता है, एक विरल माध्यम में एक संगन माध्यम से। इसी तरह आर का मान ज्ञात कर लिया तो ये हो जाएगा C2t और ये हो जाएगा ए डैश। अब स्नेल के नियम से ज्ञात करेंगे, जो संख्या कट रहे काट देंगे, बाकी का ये मान रख देंगे तो ये C1 C2 का मान आ जाएगा। तो ये आपके स्नेल के नियम से मान आ जाएगा। अब कह रहा है कि यह मान वास्तव में क्या अपवर्तांक के माध्यम से सही आ रहा है गलत आ रहा है, तो ये फर्स्ट का हो गया, ये सेकंड का हो गया। अब μ2 अपॉन μ1 की जगह ये भी रख सकते हो बच्चों, μ2 अपॉन μ1 की जगह क्या रख सकते हो आप, 1 μ2, इस तरह से 2 के 1 के सापेक्ष अपवर्तांक, इसकी जगह आप क्या रख सकते हो 1 2, ये भी रख सकते हो। इसका मतलब ये मान और ये मान आपस में बराबर है। तो इसी के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हाइगेन का सिद्धांत है वो अपवर्तन के नियम की व्याख्या करता है या सिद्ध करता है। यह आपका मेन लॉजिक्स हो गया, इसको आप ध्यान से देखिए। अब बात करते हैं थोड़ा सा अपवर्तन की जगह करेंगे परावर्तन के नियम की व्याख्या, वो डिस्कस करते हैं। इतने में इसके बारे में चर्चा कीजिए। अब देखिए बच्चों, नाम से पता चल रहा है हाइगेन के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या, वो तो था अपवर्तन, अब है परावर्तन। तो परावर्तन के बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूँ, वो ही अप्लाई करेंगे यहाँ। ये आपके पास एक सतह है, यहाँ से आपने नीचे एक तरह से पॉलिश कर दी कि प्रकाश है वो दो पृष्ठों में विभाजित ना हो। यहाँ से सूर्य की प्रकाश किरण गुजरती है, यहाँ से टकरा के चली जाती है और ये आपका अभिलंब हो जाता है। ये जो आती है किरण, ये तो आई और ये किरण आर, और ये जो किरण आती है वह आपतित किरण, और ये किरण हो जाती है परावर्तित किरण। और ये हो जाता है अभिलंब।
तो आपने क्या कहा कि जब कोई सूर्य के प्रकाश की किरण, आपतित किरण, जब किसी समतल दर्पण हो या कोई पृष्ठ सतह से टकराती है और वो टकराने के बाद माध्यम वन से आई थी और माध्यम वन से ही वो परावर्तित हो जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। और उसमें यह कहा आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक तल में होते हैं। तो इसमें आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर बराबर होते हैं। यह पार्टी आपको प्रूफ करना है इस डायग्राम से। हाइगेन के सिद्धांत के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या ये परावर्तन के नियम की व्याख्या करता है या नहीं करता है, इसी को डिस्कस करते हैं। तो इस पार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से आप यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पर अप्लाई करते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसको मैं अब क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। ध्यान से देखिए और एक एक तरंग को बहुत ध्यान से समझिए, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे आप। इसमें थोड़ा सा क्या लेंथली हो जाएगा। तो एक ये क्या है, पृष्ठ ले लिया, ठीक है बच्चों। अब यहां से और यहां से कोई दिक्कत, ये प्रकाश की किरण एक है और ये परावर्तित होकर कितने पे चले गई बच्चों, 1s, और ये पृष्ठ ले लिया ए और ये इसका अभिलंब, ये होगा ए और यह कोण होगा आई। कोई दिक्कत। इसी प्रकार से दूसरी किरण, और वो भी उसी मध्य में लौट गई, ये हो जाएगा ए डैश। ये वाई अक्ष वाई एक तल है। ये किरण आई 2 और ये परावर्तित हो जाती है 2 से, और ये कोण हो जाता है आर। ठीक है बच्चों। अब कह रहा है कि इस ए से चाप काटते हैं 90 डिग्री का कोण, और ए डैश से चाप काटते हैं, जहां से एक कटान बिंदु मिलता है वहां सिटी नाम का चाप रख देते हैं। तो यहां से तो ये चाप और यहां से ये चाप, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा B1 डैश। ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री और ये हो जाएगा 90 डिग्री। ये प्रकाश की चाल है CT और ये भी चाल हो जाएगा CT। ठीक है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो किरण है, ये तो है आपतित किरण, AB किरण है ना, AB। मैं यहां से लिख देता हूं तो आपको डायरेक्ट क्लियर हो जाए। वो तो है आपतित किरण, और A डैश B डैश वह परावर्तित। अक्ष वाई एक तल है, और ए डबल डैश वो उभयनिष्ठ बिंदु है। अब मैं यहां लिख देता हूं कि ये आपतित किरण है, और ये जो रेखा है ना बच्चों, ये रेखा यह है परावर्तित किरण। ठीक है बच्चों, ये आपकी पार्ट है। ठीक है। अब कह रहा है कि माना कि अक्ष व वाई एक समतल तल है जिनमें ए बी एक आपतित तरंगाग्र है, और आपतित तरंगाग्र एक्स वाई तल पर आपतित होती है। हाइजेन के अनुसार जब ए बी तरंग आपतित हो तो यह प्रकाश स्रोत की तरह बिहेवियर करेगा, प्रकाश स्रोत की तरह प्रकाश का उत्सर्जन करेगा। अब बिंदु ए डैश उभयनिष्ठ बिंदु है, तो अब इनसे 2 ट्रायंगल ज्ञात करेंगे परावर्तन के नियम से। तो क्या क्या ट्रायंगल आएगा, ध्यान से देखिए बच्चों। त्रिभुज ए बी
बी ए डैश, ये भी क्या हो जाएगा, आई कोण है, और ये क्या हो जाता है, आर कोण है। लगभग लगभग बराबर त्रिभुज ए, आगे कौन सा पार्ट आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, बी डैश और ए डैश, ये आपका पार्ट गया। इसमें यह देखना है कि बी कोण है और यहां से बी कोण वो है 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज। दूसरा ए डैश, ए डैश उभयनिष्ठ बिंदु। इस फर्स्ट वाले पार्ट में ए बी और यहां से ए डैश बी डैश, ये क्या है, आपतित किरण व परावर्तित किरण। अब कोण ज्ञात करना है, कोण आई, कोण आर, ये परावर्तन नियम का उदाहरण है। ए बी ए डैश में, ए बी ए डैश में आई जो कोण है वो आर कोण के बराबर है। तो इसमें जो है वो आप ये भी लिख सकते हो, कोण ए बी ए डैश बराबर लगभग सर्वांग सम त्रिभुज ए बी डैश ए डैश। तो यहां से जाएगा आई इक्वल टू आर, इसे परावर्तन नियम कहते हैं। बस इतना सा प्रूफ करना, आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। आपके सामने आपको ये डायग्राम प्लस ये छोटी सी स्टोरी, इसको आइडेंटिफाई करना है। ये मैं क्यों बताया था, आपको परावर्तन का नियम बताया था, दोबारा मैं एक बार अच्छे से समझा देता हूं तो आपको पता चल जाएगा। ये एक आपतित किरण है, ये टकराने के बाद ए डैश से परावर्तित हो गई। ये दूसरी किरण है, ये सतह से टकरा के टू डैश की तरफ परावर्तित हो गई। यह आपतन कोण है, यह परावर्तन कोण है। अब कह रहा है ए और बी, जब ये 90 डिग्री का चाप काटते हैं, सीटी, सीटी क्या है, प्रकाश की चाल है बच्चों, सीटी प्रकाश की चाल। किस किस में है चाल, ए बी बराबर, क्या लिखूं मैं, या नहीं है तो यहीं लिख देता हूं, यहां जगह नहीं है तो ए बी बराबर ए डैश बी डैश, ये प्रकाश की चाल है, ये समान है। आया बच्चों ध्यान से। तो ये जो ए बी है ना, ये तो तरंग है, ये तो तरंग हो गई आपतित, और इसी का जो दूसरा पार्ट है ये हो गई परावर्तित। इसमें बी डैश और बी, इनका जो कोण है वो 90 डिग्री है, और ये CT1 प्रकाश की चाल है। एक ही माध्यम में है तो माध्यम एक रहेगा, तो प्रकाश की चाल या तो C1T रख दीजिए या CT रख दीजिए, वो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि ध्यान से देखिए, सर्वांग समता का नियम कहता है कि यह ट्रायंगल, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में बराबर होते हैं, ए बी ए डैश, ए बी डैश ए डैश, ये आपका पार्ट। अब इसमें बी और बी डैश ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं, तो ये समकोण त्रिभुज आ गए। ये समकोण कोण कर दीजिए, आप इसको कोण बना दीजिए, कोण। ए डैश ए डैश, ए डैश ए डैश, ये दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु हैं। आपतित किरण है वो ए बी है, और परावर्तित किरण है ए डैश बी डैश। इसमें त्रिभुज से देखिए ए बी ए डैश में आई कोण है, तो ये आई कोण आ गया। ए डैश बी डैश ए, इसमें आर कोण है, तो ये आर कोण। तो परावर्तन का ये नियम कहता है कि आपतित किरण व परावर्तित किरण ये दोनों किरण आपस में बराबर होती हैं, इसी का नाम ही परावर्तन की व्याख्या कहते हैं।
तभी तो आपने इसका प्रूव करके देखा अभी जस्ट आपने, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये आई है और ये आर है, तो आपने कहा आई बराबर आर, आपस में बराबर होते हैं, ये दो कोण बराबर होते हैं। इसी से ये अपन निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये आपका पार्ट हो गया हाइगेंस सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। अब ध्यान से इसको समझिए बच्चों, आगे नया टॉपिक चर्चा करते हैं। अब देखिए बच्चों, कला संबंध स्रोत, कला असंबंध स्रोत, दोनों को यही समझा देती। फर्स्ट है कला संबंध स्रोत, कला असंबंध स्रोत। क्या होती है कला संबंध स्रोत में? परिभाषा बता रहा हूं मैं बच्चों, पहले परिभाषा लिख देता हूं दोनों की, बाद में अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर देता हूं। कला संबंध स्रोत में कला संबंध स्रोत में दो प्रकाश तरंगें जिनकी आवृत्ति समान हो वह कलांतर मानो तरंग धर्रे नियत हो, कलांतर समय के साथ परिवर्तित ना हो तो कला संबंध स्रोत कहते हैं। यह इसका उल्टा हो जाएगा। कला संबंध स्रोत का मतलब हो गया बच्चों, कला संबंध स्रोत में दो प्रकाश तरंगें जिनकी आवर्ती तो समान हो, दोनों प्रकाश तरंगें जैसे तरंग धैर्य। तरंग धैर्य का मतलब ये होता है कि बच्चों ये जो आती है ना आपकी ये पार्ट और ये पार्ट, इसको तरंग धैर्य बोलते हैं। ये नियत हो और इसका जो कलांतर फाई वो समय के अनुसार चेंज ना हो, फिक्स हो। इस तरह से अपन क्या ज्ञात करते हैं? कला संबंध स्रोत ज्ञात करते हैं। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, थोड़ा सा इसका तरीका बताया कैसे इसको सीखना है। तो आपको ये पता चल गया कि कला संबंध स्रोत का महत्व यह है कि ये समय के अनुसार इनकी आवृत्ति हो, इनका कलांतर हो या इनका पथांतर हो या तरंग दैर्ध्य हो, वो समय के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। इस तरंग को बोलते हैं कला संबंध स्रोत। अब ये दूसरा स्रोत है असंबंध, इसका मतलब आवृत्ति है, पथांतर व कलांतर समय के अनुसार परिवर्तन होते हैं, उसे बोलते हैं कला असंबंध स्रोत। देखिए बच्चों परिभाषा कला असंबंध स्रोत से, जिनकी आवृत्ति समान ना हो, कलांतर व पथांतर
समय के साथ परिवर्तन हो, नियत नहीं हो। उसे कला असमंत स्रोत कहते हैं। ये छोटा सा कोई टॉपिक रह गया था तो मैं सोचा साथ में इनके बारे में भी समझा देते हैं। कई बार आपको आइडियाज हो जाता है कि कला संबंध स्रोत, कला असंबंध का मतलब क्या होता है। संबंध का तो इतना सा आपको याद रखना है कि पथांतर, कलांतर, तरंग, धैर्य, आवर्ती समय के अनुसार नियत होते हैं, समय के अनुसार चेंज नहीं होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि समय का 5 सेकंड में वही मान है, वही 20 सेकंड पे आएगा, तो इसका मतलब वो मान फिक्स मिलेगा आपको। असंबंध स्रोत, ये विलोम शब्द से पता चल रहा है कि ये संबंध है, ये असंबंध है, तो इसका मतलब ये नियत है तो ये नियत नहीं होगा। ये समय के अनुसार इसकी तरंग दैर्घ्य, इसकी कलांतर, पथांतर और इनकी स्रोत की आवृत्तियां वो चेंज होती है। पथांतर व कलांतर, इसके बारे में भी आपको अच्छी तरह से क्लियर करेंगे कि कलांतर क्या होता है, पथांतर क्या होता है, इनका कैसे मान ज्ञात करते हैं, उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। बहुत चीज़ें जो बाकी रह जाती हैं समझाएंगे। यह छोटा सा अंतर था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आज जो भी मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप टेक्स्ट बुक साथ में रखकर इसका अभ्यास कर दीजिए, और जो भी अगर आपको प्रॉब्लम्स है आप कमेंट्स के माध्यम पूछ सकते हैं, तब हम दोबारा समझाने की कोशिश कर सकते हैं। और इसी के साथ में हम इजाज़त लेते हैं आपसे, और आप भी खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक आप स्टडी करते रहिए। जो भी चीज़ें जहाँ भी आपको कंटेंट अच्छा मिलता है उस कंटेंट को पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और जैसे भी आपकी स्कूलें खुल जाती हैं ऑफलाइन, तब आप टीचर के संपर्क में आ जाओगे तो आपकी आदत बन जाएगी। अभी आपका एक ही सहारा है मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सीखना, तो आप अच्छे से समय दीजिए और सीखिए। और जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स अगर आप पूछ सकते हो, आपके लिए कमेंट्स में जब भी आपको डाउट्स होते हैं उसी के माध्यम से आप कोई भी प्रॉब्लम्स या क्यूरी या आपको कोई भी डाउट्स आता है सब्जेक्ट के अलावा आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हमारे को इजाज़त दीजिए। थैंक यू। नई वीडियो के साथ मिलते हैं कल। थैंक यू।